हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू फिजिक्स लड़की। माय नेम इज सुरभि खत्री और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 से करंट इलेक्ट्रिसिटी से 30 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। इससे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से 30 असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस एज वेल एज 10 केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 से असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ये हमारी रहेगी पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे 1 से लेके 10 तक के क्वेश्चंस। तो देखते हैं डायरेक्शंस। In the following questions, statement of assertion is followed by a statement of reason. While answering a question, you are required to choose the correct one out of the given 4 responses and mark it as. देखो, हम अब तक तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के assertion and reason डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आपको अब तक आइडिया हो गया होगा कि ये assertion और reason किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। फिर भी मैं यहाँ पर आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको ऑलरेडी पता है ये किस टाइप के क्वेश्चन है तो आप इस वीडियो को स्किप करके फर्स्ट क्वेश्चन से देख सकते हैं। तो देखिए, असर्शन और रीजन में हमको 2 स्टेटमेंट गिवन होते हैं। दोनों स्टेटमेंट को हमें अच्छी तरह से केयरफुली रीड करना होता है और इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन हम चूज करेंगे। ए में क्या है, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। अगर हमारा असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और हमारा रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है, तब हमें ए ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है। बी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन और रीजन ट्रू तो होंगे, लेकिन हमारा सेकंड स्टेटमेंट यानी कि रीजन हमारे असर्शन को अगर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब हमारा रीजन अपने आप में सही है बिल्कुल स्टेटमेंट, लेकिन उसका हमारे असर्शन से कोई लेना देना नहीं है, सो हम ऑप्शन नंबर बी चूज करेंगे। सी, इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सी ऑप्शन हमें तब चूज करना है जब हमारा असर्शन कैसा हो, ट्रू हो, लेकिन रीजन कैसा हो, फॉल्स हो। डी, इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। अगर हमारे दोनों ही गिवन स्टेटमेंट कैसे हैं, फॉल्स हैं, तब हमें ऑप्शन नंबर डी को चूज करना है। ठीक। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। असर्शन, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड। आई होप आप ये क्वेश्चन करने से पहले आपका कॉन्सेप्ट जो होगा तब चैप्टर नंबर 3 का वो क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पर हमारी वो वेलोसिटी होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, ड्रिफ्ट करता है या फिर हम बोले मूव करता है। ठीक। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन अ मेटेलिक वायर विल डिक्रीज इफ द टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। अगर हमारा मेटेलिक वायर में टेम्परेचर को हमने क्या करा, बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा जो मटेरियल है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि हम बोलेंगे कि अगर हम किसी वायर में, मेटेलिक वायर में अगर हमने क्या करा, टेम्परेचर को बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होगी हमारे इलेक्ट्रॉन्स की वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करने लगेंगे, और अगर वो बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कोलाइड करेंगे यानी कि टाउ जो कि होता है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोलिजन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। कोलिजन इंक्रीज होगा जिसकी वजह से रिलैक्सेशन टाउ यानी कि हमारा डिक्रीज होगा, रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और रिलैक्सेशन टाइम अगर हमारा डिक्रीज हो गया तो आपने पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। वैसे तो यहाँ पर माइनस भी आता है, लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, ई हमारा क्या होता है, स्मॉल ई हमारा यहाँ पर क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यानी कि बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। कैपिटल ई यहाँ पर क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि हम प्रोवाइड करेंगे हमारी बैटरी के थ्रू। यहाँ पर ये जो है टाउ, ये हमारा कहलाता है रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है। और एम हमारा क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखो, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो कोलाइड करेंगे, कोलिजन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि उनका रिलैक्सेशन टाइम कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। और रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। यानी कि हमारा गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू।
सो असर्शन इज ट्रू। रीजन देखते हैं, इट इज बिकॉज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर कंडक्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर डिक्रीजेस। हाँ, ये एक स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यार जिस तरीके से यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी ना, टेम्परेचर बढ़ाने पे किस तरीके से ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ता है, तो हमको वो पूरा रिलेशन यहाँ लिखा होना चाहिए था। मतलब कैसे कि यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी और टाउ का रिलेशन कुछ यहाँ पर लिखा होना चाहिए था, कोई एक फॉर्मूला लिखा होना चाहिए था, या फिर हमारा जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से रिलैक्सेशन टाइम पर डिपेंड करता है, ऐसा कुछ यहाँ पर होना चाहिए था। बट नहीं, रीजन में हमारा एक अलग ही स्टेटमेंट गिवन है, क्या कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस ऑफ द मेटेलिक वायर डिक्रीज हो जाएगा। तो कंडक्टेंस हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो यार ये इस स्टेटमेंट में वही बात लिखी हुई है जो कि हमारा ऊपर यहाँ लिखा हुआ है। कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, है ना, तो हमारा मेटेलिक वायर में कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, यानी कि करंट हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। करंट डिक्रीज होगा, इसका मतलब हमारा रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर रीजन में हमको यही लिखा होना चाहिए था कि किस तरीके से टेम्परेचर बढ़ाने में रेजिस्टेंस हमारा इंक्रीज होता है मेटल वायर के केस में। ठीक है, लेकिन यहाँ रीजन में कुछ अपना ही अलग स्टेटमेंट गिवन है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड, बी। Assertion and reason both are true, but reason is not the correct explanation of our assertion. Therefore, our correct answer is option number B. Second question देखते हैं। Assertion: kilowatt hour is a commercial unit used for expressing consumed electric energy। बिल्कुल सही बात है, ये किलोवाट आवर हमारा क्या होता है, एक कमर्शियल यूनिट होती है। किसको एक्सप्रेस करने की यूनिट होती है, ये एनर्जी को एक्सप्रेस करने की। कंज्यूम्ड एनर्जी, कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने कंज्यूम की है, ये उसकी यूनिट होती है किलोवाट आवर। जैसे अगर मैं आपको 1 किलोवाट आवर बताऊं तो हमारा 1 किलोवाट आवर जो होता है वो क्या होगा, 1 किलो यानी कि होता है 1000। ठीक है, और वॉट को अगर हम खोले तो ये क्या होता है, जूल पर सेकेंड, और इनटू में 1 आवर को अगर हम सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये होता है 3600 सेकेंड। राइट, सो सेकेंड से यहाँ सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में है ये दोनों टर्म। तो हमको 1 किलोवाट आवर जो है, 1 किलोवाट आवर जो है वो कितना जूल मिल रहा है हमको, देखो इट इज 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। तो 1 किलोवाट आवर इतने जूल के बराबर होता है। यहाँ पर हमको दिख रहा है ये जूल है ना, यानी कि ये किसकी एनर्जी, किसकी यूनिट होती है यार, ये तो वर्क की यूनिट होती है, यानी कि हमारी एनर्जी की यूनिट होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, इस किलोवाट आवर से हम क्या एक्सप्रेस करते हैं कि कितनी एनर्जी हमारी कंज्यूम हुई है, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा असर्शन। रीजन देखते हैं, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। नहीं, मैंने अभी आपको बताया ये किलोवाट आवर इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। यार इलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है, या फिर सिंपली अगर किलोवाट लिखा होता तो होता, लेकिन यहाँ पर किलोवाट आवर को हमने पूरा खोला ना तो हमारी यूनिट क्या निकल रही थी, देखो इस तरफ से जूल निकल रही है। और जूल किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की होती है या फिर वर्क की होती है। राइट, सो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट तो ये बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि हमारा गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू, और रीजन कैसा है, फॉल्स। सो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, यानी कि अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, सी। C is the correct answer. Assertion: करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, ना कि एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि करंट के पास डायरेक्शन भी होता है, इसलिए ये कंफ्यूजन हो सकती है कि हमारा करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। बट हमारा करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, हमारा करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करूं कि हमारा करंट के पास डायरेक्शन है, फिर भी वो वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है, तो देखो यहाँ पर हमने एक वायर लिया है जिसमें से करंट आ रहा है 3 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर एक और वायर है जिसमें से करंट आ रहा है कितना, 4 एम्पियर। ठीक है, और यहाँ पर अगर हमारा करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती, क्योंकि यार देखो मैंने एरो बनाया है, इसके पास डायरेक्शन भी है करंट के पास, अगर करंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर हम वेक्टर रूल अप्लाई करें तो यहाँ पर ये 4 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, तो यहाँ पर नेट जो आना चाहिए था वो कितना आना चाहिए था, 5 एम्पियर। अगर हम यहाँ पर वेक्टर सम को अप्लाई करें, देखो 2 वेक्टर, एक वेक्टर हमारा 3 एम्पियर, दूसरा वेक्टर हमारा 4 एम्पियर।
ठीक है, दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री। अगर हम हमारा वेक्टर रूल अप्लाई करें जो कि होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 90 डिग्री है, यानी कि हमारा वो पीछे वाला टर्म तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहाँ पर हमको मिलेगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है, जो कि होगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 एंड दैट इज 25। अंडर रूट ऑफ 25 क्या होता है, 5 एम्पियर, यानी कि इस हिसाब से हमारा इस वायर में से करंट वेक्टर सम के हिसाब से हमारा नेट करंट कितना आना चाहिए, 5 एम्पियर। बट ऐसा नहीं होता। जब हम यहाँ पर एक अमीटर लगा करके चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसकी जगह पर हम यहाँ पर लगाते हैं एक अमीटर, ठीक। तो अमीटर में जो हमको रीडिंग मिलती है वो रीडिंग होती है 7 एम्पियर, जिससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारा जो करंट है वो कैसा है, डायरेक्टली ऐड होने वाली चीज है, यानी कि एल्जेब्रिक सम होगा उसका, ना कि वेक्टर सम। तो ऐसी कोई क्वांटिटी जिसमें हमारी जो डायरेक्शन है वो भी है, मैग्नीट्यूड है वो भी है, बट हमारा वो क्वांटिटी वेक्टर सम को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल करंट के पास डायरेक्शन भी है लेकिन वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो वेक्टर सम को फॉलो नहीं करता है। उसका क्या हो रहा है, डायरेक्टली एल्जेब्रिक सम हो रहा है। जैसे 4 + 3 कितना हो गया, 7, तो ये क्या है, एल्जेब्रिक सम है। हमारा करंट एल्जेब्रिक सम फॉलो करता है, ना कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, ठीक है। सो ये हमारा रीजन होना चाहिए। अब यहां पर हम रीड करते हैं हमारे रीजन को। रीजन क्या है, इलेक्ट्रिक करंट अराइजेस ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। यहां पर क्या बोला, इलेक्ट्रिक करंट किसकी वजह से आता है, ड्यू टू कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। बिल्कुल सही बात है, हमारा करंट किसकी वजह से बनता है, फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से या फिर आयंस की वजह से। तो देखो यहाँ पर रीजन जो गिवन है वो बिल्कुल अपने आप में करेक्ट है, लेकिन हमारा जो असर्शन था उसका यहाँ पर वो एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किस तरीके से हमारा करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको साफ साफ दिख रहा है कि हमारा जो करंट है वो फॉलो करता है एल्जेब्रिक सम को, ठीक है। इसलिए फिर भी उसके पास डायरेक्शन है तो भी वो हमारा क्या होगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगा, क्योंकि वो फॉलो कर रहा है एल्जेब्रिक सम को। वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। ये रीजन में होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पर रीजन में कुछ और ही स्टेटमेंट गिवन है। देयरफॉर आवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 2, दैट इज बी, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू and reason is not the correct explanation of our assertion. So correct answer is B. देखते हैं next question. Fourth question. Assertion. फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारा फ्यूज वायर होता है, फ्यूज हम हाउसेस में क्यों लगाते हैं, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस जो कि हम यूज करते हैं जब हमारा करंट कैसा हो, सेफ करंट से ज्यादा हो, है ना। तो उससे हमारे डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, खराब हो सकते हैं, इसीलिए हम फ्यूज को यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्यूज में लगी होती है वायर, बोल रहे हैं उस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ऑब्वियसली जो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो फ्यूज वायर है ना, यहाँ पर हमारा कनेक्शन है, देखो यहाँ अगर हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे, ठीक, और यहाँ से अगर करंट आ रहा है हमारा, तो यहाँ फ्यूज में, अब यहां पर अगर फ्यूज में सेफ करंट से ज्यादा करंट आता है ना, सेफ करंट से ज्यादा करंट आता है, तो इस वायर का रेजिस्टेंस अगर कैसा है, हाई है। बोल रहे हैं ये जो हमारी फ्यूज वायर है उसका रेजिस्टेंस अगर हमारा कैसा है, हाई है, तो हमने पढ़ा है हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कि H इज इक्वल टू क्या होता है, I² इंटू R और T, यानी कि हमारी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर हमारा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इस वायर में हीटिंग कैसी होगी, ज्यादा होगी। एक्चुअल में होता क्या है, जब हमारा करंट यहां से मैक्सिमम करंट, जब यहां से हमारा मैक्सिमम करंट एंटर करता है हमारे हाउस में, है ना, हाउस के बाहर हमारा लगा होता है फ्यूज, ठीक, तो सबसे पहले वो पास करता है इस वायर से जो कि हमारे फ्यूज में लगी होती है। इसी वायर को हम बोल रहे हैं फ्यूज वायर। तो जैसे ही मैक्सिमम करंट इस वायर से क्रॉस होगा, तो क्योंकि इस वायर का रेजिस्टेंस कैसा है, हाई, तो ये ज्यादा से ज्यादा करंट को क्या करेगा, रोकेगा, ठीक है। अब रेजिस्टेंस हाई है ना, तो हीटिंग यहाँ जो प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी कैसी होगी, हाई होगी। तो इस वायर में जो हीट प्रोड्यूस हो रही होगी वो भी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और हीट होने की वजह से ये जो वायर है हमारी फ्यूज में लगी हुई वायर, वो क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, और मेल्ट होके वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, यानी कि हमारे घर का कनेक्शन जो है उस
मेन सप्लाई से वो क्या हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारा जो फ्यूज है वो यूज किया जाता है हाउसेस में, ठीक है, ताकि अगर सेफ करंट से ज्यादा करंट आ भी रहा हो तो हमारे डिवाइसेस खराब ना हो, बीच में ही हमारा जो कनेक्शन है वो टूट जाता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहली बात हमको क्या समझ में आई, अगर रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा, अगर रेजिस्टेंस कैसा होगा, ज्यादा, तो हीटिंग भी हमारी जो प्रोड्यूस होगी इस वायर में वो भी कैसी होगी, ज्यादा, ठीक है। अब हीटिंग ज्यादा हो रही है यानी कि ये वायर जल्दी मेल्ट हो जाए, और ये वायर जल्दी इस तरीके से भी मेल्ट हो सकती है अगर हम एक ऐसा वायर लगाएं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो, लो हो, यानी कि गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है, यानी कि असर्शन इज करेक्ट। रीजन पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं रीजन में, फ्यूज इज यूज्ड फॉर स्मॉल करंट फ्लो ओनली। फ्यूज क्या हम सिर्फ स्मॉल करंट के लिए यूज करते हैं, नहीं, तो यहाँ रीजन हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। यार फ्यूज हम इसीलिए ही तो यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर बाय चांस हमारा करंट आ भी रहा है ताकि हमारे डिवाइसेस खराब ना हो, है ना, क्योंकि हमारा असर्शन बिल्कुल सही है लेकिन रीजन हमारा कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि फ्यूज में तो हम कितना भी करंट पास करें, है ना, वो वायर खुद ब खुद मेल्ट होके क्या हो जाएगा, कनेक्शन वहां से टूट जाएगा, हमारे डिवाइसेस सेफ रहेंगे अगर हम फ्यूज को यूज कर रहे हैं, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल करंट ही यूज करना है या स्मॉल करंट ही पास करवाना है हमें फ्यूज से, यानी कि रीजन कैसा हो गया, फॉल्स, असर्शन कैसा है, ट्रू, यानी कि करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज सी, असर्शन इज ट्रू वाइल रीजन इज फॉल्स। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, assertion, temperature coefficient of resistance is always positive for metal। जो हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है मेटल्स के लिए, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट हमारा पॉजिटिव क्यों होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा मेटल्स के लिए पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि अगर हम क्या करें, टेम्परेचर को राइज कराएं, है ना, मेटल की कंडीशन में अगर हम टेम्परेचर को राइज कराएं तो रेजिस्टिविटी भी उसमें क्या होती है, रेजिस्टेंस भी उसमें क्या होता है, इंक्रीज होता है, यानी कि हमारा जो कोएफिशिएंट है वो कैसा वैल्यू मिलेगा, हमको एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी या रेजिस्टिविटी भी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी। रीजन पढ़ते हैं, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल इंक्रीजेस, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर गिवन असर्शन और रीजन दोनों ही करेक्ट है। हमारा टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो कि होता है अल्फा, वो पॉजिटिव कैसे होगा, वो पॉजिटिव कैसे होगा, जब हमारा रेजिस्टेंस कैसा हो, हाई हो, और टेम्परेचर भी हमारा कैसा हो, हाई हो, मतलब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि अल्फा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अल्फा हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। सो हमारा गिवन असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, दो the same current flow through the wire and the filament of the bulb but heat produced in the filament is much higher than in the live wires। क्या बोल रहे हैं, देखो अगर हमारा करंट, क्योंकि वायर और हमारा जो बल्ब होता है वो कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्ट है, हमारा वायर और हमारा जो बल्ब होता है वो कैसा कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आई करंट आ रहा है तो आई करंट अगर हमारा यहाँ से आ रहा है तो हमारे बल्ब में भी तो आई करंट ही फ्लो होना चाहिए, है ना, फ्लो होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं दो द सेम करंट फ्लोज थ्रू द वायर and the filament of the bulb but heat produced in the filament is much higher than in the live wires। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ ये जो लाइव वायर होती है हमारी, इसमें रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम, लेकिन यहाँ जो फिलामेंट लगा होता है इस बल्ब के अंदर उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई, है ना, उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई। अगर हम यहाँ पर देखें तो हीट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई स्क्वायर आर और टी, क्योंकि करंट दोनों में कैसा जा रहा है, सेम। लेकिन अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो लाइव वायर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम। यहाँ ये जो वायर लगी होती है इसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कम, और जो बल्ब में फिलामेंट वायर लगा रहता है उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, ज्यादा, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस कम है तो हीटिंग भी कैसी प्रोड्यूस होगी, यहाँ पर कम प्रोड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन अगर बल्ब के अंदर अगर हम फिलामेंट की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कैसा होता है, हाई, तो उसमें जो हीटिंग होगी वो भी कैसी होगी, हाई होगी, इसलिए वो हीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा गिवन असर्शन कैसा है, बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, देखो फिर से रीड करते हैं, दो द सेम करंट फ्लो थ्रू द वायर एंड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब बट हीट प्रोड्यूस्ड इन द फिलामेंट इज मच हायर देन दैट इन द लाइव वायर। जो हीट है हमारी फिलामेंट में वो हाई होती है एज कंपेयर टू लाइव वायर। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीटिंग भी ज्यादा होगी फिलामेंट में, ठीक। रीजन क्या है,
The filament of the bulb is made up of material of high resistance and high melting point. बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर the filament of the bulb is made up of material of high resistance and high melting point. देखो यहाँ पर अगर सिर्फ ये बोलते कि जो फिलामेंट है हमारा वो मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस से बना हुआ होता है तो ये बात बिल्कुल सही थी, और इसके कंटिन्यूएशन में यहाँ पर ये भी लिखा होना चाहिए था कि हाई रेजिस्टेंस है and therefore the heating will be high using the relation H is equal to I square RT. ये लिखा होना चाहिए था, तब हमारा रीजन जो है हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन करता। लेकिन यहाँ पर द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो यहाँ पर ये एक अपने आप में अलग स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, ऊपर वाला इतना स्टेटमेंट सही है, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस हमारा हाई होगा तो हीटिंग भी उसमें ज्यादा प्रोड्यूस होनी चाहिए यूजिंग दिस रिलेशन, ये हमको दिया होना चाहिए था रीजन में। ठीक, लेकिन यहाँ रीजन में अपना ही एक अलग स्टेटमेंट गिवन है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बी। असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन। सेवेंथ assertion, the average thermal velocity of the electrons in a conductor is zero. बिल्कुल सही बात है ना। हमारे कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे चुपचाप तो बैठते नहीं है ना, वो क्या करते हैं, रैंडम डायरेक्शन में इस तरीके से मूव करते रहते हैं। ठीक है, और अगर हम उनकी वेलोसिटी निकालेंगे तो यार उसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर एक की वेलोसिटी इस तरफ हुई तो हो सकता है दूसरे वाले की बिल्कुल उसकी ऑपोजिट हुई, यानी कि यहाँ पर वेलोसिटीज हमारी क्या हो सकती है, अगर हम एवरेज निकाले सबका, टोटल निकाले सबका, तो एक की वेलोसिटी इस तरफ कुछ हुई तो दूसरे की उस तरफ हो सकती है, यानी कि कैंसिल आउट हो सकती है। यानी कि अगर हम नेट निकालेंगे, है ना, नेट निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं बैटरी से तो वो रैंडम डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं, मतलब रैंडम डायरेक्शन में वो मूव करते रहते हैं। ठीक, तो अगर एक की वेलोसिटी इस तरफ है, दूसरे की इस तरफ है, एक दूसरे से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे इसमें ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उसकी वजह से उसका जो वेलोसिटी है वो कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमको नेट अगर हम निकालेंगे तो हमको नेट वेलोसिटी यहाँ पर क्या मिलेगी, जीरो। ठीक, सो हमारा असर्शन कैसा है, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन में हमारा क्या है, पढ़ते हैं, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। बिल्कुल सही बात है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स है वो रैंडमली ओरिएंटेड होते हैं, उनका जो मोशन है वो रैंडमली होता है ना। इस वजह से जो उसकी थर्मल वेलोसिटी है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वो हमको क्या मिलती है, जीरो मिलती है। सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अवर असर्शन, देयरफॉर वी विल गो विद द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th assertion. To increase the range of an ammeter, we must connect a suitable higher resistance in series to it. ये सैंपल पेपर का क्वेश्चन है। Assertion, to increase the range of ammeter, अगर हमें अमीटर का रेंज इंक्रीज करना है तो हमें उसको कैसे कनेक्ट करना पड़ेगा, सुटेबल हायर रेजिस्टेंस से कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमें क्या करना है, रेंज इंक्रीज करनी है अमीटर की, तो हमें हायर रेजिस्टेंस सीरीज में नहीं बल्कि हम क्या करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारा अमीटर लगा हुआ है कुछ इस तरीके से, है ना, और यहाँ से हमारा मैक्सिमम करंट अगर हम लेके आए, ठीक, मैक्सिमम करंट अगर लेके आए हम, और हमारा अमीटर के पास सिर्फ आई डैश तक का करंट सिर्फ वो मेजर कर सकता है। ठीक, और आई हमारा क्या है, आई इज ग्रेटर देन आई डैश। ठीक है, अगर हमारा करंट जो है वो हमने जो भेजा है करंट वो कैसा है, ज्यादा है एज कंपेयर टू द वो करंट जो कि हमारा अमीटर झेल सकता है, तो क्या होगा, हमारा जो अमीटर है वो तो खराब हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके पैरेलल में यहां पर कुछ इस तरीके से हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं। अब क्या होगा, ये दो वायर हो गए, यानी कि हमारा जो मैक्सिमम करंट आई हमने डाला है ना, वो पूरा आई जो होगा वो कहां चला जाएगा, अमीटर की तरफ हमारा आई डैश करंट आ जाएगा और हमारा आई माइनस आई डैश नीचे वाली वायर से होते हुए चला जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो हमको कैसा लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा। और पैरेलल में लगाने से एक ये फायदा भी हो जाता है कि इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा अमीटर का और इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर हम
इस रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा देंगे तो अमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा और हमारा जो अभी हमने हायर रेजिस्टेंस लगाया है उसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो सीरीज में रेजिस्टेंस तो क्या होता है, एड अप हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस तो और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमारा कैसा हो जाएगा, और ज्यादा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो रेजिस्टर है हम वो सीरीज में नहीं बल्कि पैरेलल में लगाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हमारा असर्शन कैसा हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ सीरीज की जगह क्या लिखा होना चाहिए था, पैरेलल लिखा होना चाहिए था। रीजन पढ़ते हैं, द अमीटर विथ इंक्रीज द रेंज शुड हैव अ हायर रेजिस्टेंस। नहीं, ये भी हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, हायर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। अगर हम पैरेलल में इसको कनेक्ट करते थे, ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया, हम इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। ये अगर हमारा अमीटर है जिसकी रेंज हमको बढ़ानी है तो यहां से हमने मैक्सिमम करंट भेजा है ना, और ऐसे ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो हाई रेजिस्टेंस नहीं बल्कि लो रेजिस्टेंस हमको मिलने वाला है। ठीक है, सो हमारा दोनों ही यहां पर असर्शन और रीजन कैसे हो गए, फॉल्स हो गए। सो अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, वेयर बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। देखते हैं 9th क्वेश्चन, असर्शन। The drift velocity of electrons in a conductor is very small when its two ends are connected to a battery. देखो बिल्कुल सही है, जो हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कैसी होती है, बहुत ही स्मॉल होती है, बहुत कम होती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 to the power -5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है। तो ये बोल रहे हैं इतनी वैल्यू इसकी इतनी कम क्यों होती है, जब हम क्या कर रहे हैं, कंडक्टर को कनेक्ट कर रहे हैं बैटरी से। ठीक, तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी स्मॉल होती है। तो यार ये असर्शन तो कैसा हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। रीजन पढ़ते हैं, इट इज बिकॉज एज द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होना स्टार्ट होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दे गेट स्कैटर्ड और डिफ्लेक्टेड। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जाते हैं ना, यानी कि इन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वो स्कैटर हो जाते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं और सफर करते हैं कोलिशन अगेंस्ट पॉजिटिव आयन, जिनको हम कर्नल बोलते हैं। ठीक है, तो उन पॉजिटिव आयन से वो कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्पीड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए यहाँ पर ये रीजन भी कैसा है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो इसीलिए हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा नहीं मिल पाती उनको, क्यों, क्योंकि वो कोलिजन सफर करते हैं। ठीक, एक्सेलरेट होते जरूर हैं लेकिन वेलोसिटी ज्यादा नहीं हो पाती है, क्यों, क्योंकि वो सफर करते हैं कोलिजन्स। तो यहाँ पर दोनों ही हमारे असर्शन और रीजन कैसे हैं, बिल्कुल करेक्ट, और रीजन हमारे असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। देयरफॉर अवर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ए, where both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of our assertion। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 10th assertion, the resistivity of semiconductor increases with temperature। यहाँ पर ये क्वेश्चन कैसा हो गया, बिल्कुल रॉन्ग। द रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीसेस नहीं बल्कि डिक्रीज होती है। अगर आपने रिलेशन पढ़ा हो, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n एंड टाउ, वेयर n हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एंड टाउ हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम। अगर हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर की और हमारे सेमीकंडक्टर की, ठीक है, या फिर इंसुलेटर की बात करो या फिर सेमीकंडक्टर की बात करो, तो दोनों में ही टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टिविटी जो है या फिर रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज नहीं बल्कि क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, होता क्या है, देखो अगर हम इंसुलेटर को लेकर के चलें, इंसुलेटर का एग्जाम्पल लेके चलें, तो इंसुलेटर में हमारे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है या फिर हम बोले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कैसी होती है, कम होती है। तो जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होना चालू होंगे, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पे n की वैल्यू जो होगी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, n की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स मोर फ्री होने लगेंगे। इसी तरीके से कुछ सेमीकंडक्टर में होता है, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने लगते हैं, वैसे उसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और आप देख सकते हो रेजिस्टेंस और n कैसे हैं, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि n इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर डेंसिटी अगर बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है इन केस ऑफ इंसुलेटर एज वेल एज सेमी कंडक्टर्स। तो यहाँ पर गिवन असर्शन हमारा कैसा हो गया, फॉल्स हो गया। रीजन पढ़ते हैं, द एटम्स of semiconductor vibrate with large amplitude at higher temperatures thereby increasing its resistivity। तो ये भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है, रेजिस्टिविटी हमारी इंक्रीज नहीं होती है बल्कि टेम्परेचर बढ़ाने पे डिक्रीज होती है। ठीक,
So both assertion and reason are false. Correct option is fourth D. Thank you so much for watching this video. इसके आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 2 में.